आप यह क्या कह रहे हो? मैं अपने घर को वृद्धाश्रम नहीं बनने दूंगी। यह घर आपका ही नहीं है, मेरा भी है। इस घर पर मेरा भी बराबर का हक है और मेरे बाद मेरे बच्चों का भी हक है। जब हमारे दो बेटे हैं तो आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? भगवान ने हमें दो बेटे दिए हैं तो हम उनका हक नहीं छीन सकते। हमारे बाद हमारे बेटे इस घर को बरतेंगे। हमारे दोनों बेटे हमारी बुढ़ापे की लाठी हैं। अगर हम उनसे उनका हक छीन लेंगे, उनको अपना घर नहीं देंगे, तो वो बुढ़ापे में हमारी सेवा कैसे करेंगे? नहीं जी, मैं आपको ये बिल्कुल नहीं करने दूंगी। शर्मिला जी ने नाराज होते हुए अपने पति से कहा, शर्मिला, तू समझती क्यों नहीं है? अरे, लाखों की कोठियों के मालिक ही अकेले पड़े हैं। उनकी संतान उन्हें साथ में रखना ही नहीं चाहती। कहती है आपका पैसा अपने पास रखो। हमारे पास पैसों की कमी नहीं है और हम आपके लिए अपना कीमती समय बर्बाद नहीं कर सकते। शर्मिला, आज तुझे मेरी बात गलत लग रही है, पर कल को बुढ़ापे में अकेले रहना पड़ेगा, तब तुझे मेरी यह बात याद आएगी। इसलिए मैं बोलता हूँ, आज ही हमें अपने कल की तैयारी करनी होगी, तभी तो हमारा भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। बुढ़ापा सबसे बुरी बीमारी है। जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो बेटे बहू उन्हें अपने पास नहीं रखना चाहते। बेटे बहुओं को अपने बूढ़े माता पिता के लिए 2 वक्त की रोटी देना भी भारी लगता है। बूढ़े माता पिता घर में पड़े पुराने फर्नीचर की तरह हो जाते हैं जो बस एक जगह पड़े रहें। किशोर जी अपनी पत्नी शर्मिला जी को समझाने की कोशिश कर रहे थे। आप कुछ भी बोलते रहते हो, आप कुछ भी कहो, पर मैं यह प्रस्ताव नहीं मानूंगी। आप नहीं जानते, मेरे दोनों बेटे तो हीरा हैं और वह दोनों अपने माता पिता की बुढ़ापे की लाठी हैं। मुझे अपने बच्चों, अपनी परवरिश, अपने दिए गए संस्कारों पर पूरा भरोसा है। आप देख लेना, हमारे बच्चे बुढ़ापे में हमारी खूब सेवा करेंगे। अरे, आप बाहर घूमने जाते हो, वहाँ पर लोग पता नहीं अपने बेटे बहुओं की बातें करते हैं और उनकी बातें सुनकर आपके दिमाग में भी इस तरह की बातें आ रही हैं और बेकार में ही अपने बेटों पर शक करते हो। शर्मिला जी ने अपने पति से कहा, सभी बच्चे एक जैसे थोड़ी होते हैं। मेरे तो दोनों बेटे मेरे ऊपर जान देते हैं। शर्मिला, अब तो जान देते हैं पर बुढ़ापे में नहीं देंगे। जब दुख तकलीफ हो तो अपने ही दूर हो जाते हैं। अच्छा है, तुझे भरोसा है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि तेरा भरोसा कभी ना टूटे। किशोर जी की पुरानी बातों को याद करके शर्मिला जी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह आज अपने पति किशोर जी को बहुत ही याद कर रही थी। किशोर जी के निधन हुए पूरा 4 साल हो गए थे और इन 4 सालों में शर्मिला जी ने अपमान के न जाने कितने घूंट पिए थे। किशोर जी शर्मिला जी को समझाते रहते, पर शर्मिला जी ने उनकी एक बात ना मानी और अपनी ही जिद पर अड़ी रहीं। आज शर्मिला जी पूरी तरह से टूट गईं और अपने पति की तस्वीर के सामने बैठ पुरानी बातें याद करके फूट फूट कर रोने लगी। आज उनका विश्वास पूरी तरह से टूट चुका है, तो आज वो भी पूरी तरह से टूट चुकी हैं। बात बात पर उनकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं। वो बस यही सोचती हैं कि अपने पति की जगह काश मैं चली जाती तो बेटे बहू का ये रूप उन्हें देखने को ना मिलता। किशोर जी एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। ज़्यादा कमाई नहीं थी, फिर भी घर का खर्चा चल जाता था। शादी के 1 साल बाद बड़े बेटे रोहन का जन्म हुआ। घर में खुशियां ही खुशियां आ गई थी। सास भी शर्मिला जी को बहुत प्यार करती थी। रोहन के जन्म के 2 साल बाद ही दूसरे बेटे विपुल का जन्म हुआ। दोनों बेटों को अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाया। दोनों बेटे पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। शर्मिला जी दोनों बेटों को खुद ही पढ़ाती थी। किशोर जी ओवर टाइम करते थे जिससे कि उनके बेटे अच्छी तरह पढ़ लिख सके और अच्छी नौकरी कर सके।
आगे चलकर उनका भविष्य उज्जवल हो। किशोर जी देर रात तक काम करते, समय यूं ही बीत रहा था। अपने बच्चों की परवरिश में सुधा जी अकेले ही लगी रहती। दोनों बेटे अपनी माँ के ज़्यादा करीब थे। 12वीं की परीक्षा के बाद बड़े बेटे ने शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ने की इच्छा जताई। किशोर जी के बजट के बाहर था, फिर भी अपने बेटे के अच्छे भविष्य के लिए उन्होंने बेटे का दाखिला उस स्कूल में करा दिया। रोहन पढ़ने में अच्छा था, उसने अच्छे नंबरों से 12वीं पास की और अब आगे की पढ़ाई के लिए अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लिया। दोनों बेटों की पढ़ाई के बाद बहुत बड़ी कंपनियों में नौकरी लग गई। माता पिता दोनों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। बड़े बेटे ने अपनी पसंद की लड़की रूपा से शादी करने की बात कही। माता पिता ने उसकी शादी रूपा से कर दी। रूपा घर की बड़ी बहू बनकर आई, लेकिन रूपा विदेश जाकर रहना चाहती थी। वो रोहन को बार बार विदेश जाकर रहने को बोलती। अचानक रोहन को विदेश में बहुत अच्छी नौकरी का अवसर मिला और वो अपनी पत्नी को लेकर विदेश चला गया। विपुल के भी लिए शादी के रिश्ते आने लगे और विपुल की शादी रोहनी नाम की लड़की से कर दी गई। रोहनी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। रोहनी के पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। विपुल अपने ससुर के साथ मिलकर उनका ही बिजनेस संभालने लगा और एक दिन विपुल भी अपने माता पिता को अकेला छोड़कर चला गया और रोहिणी के घर पर ही घर जमाई बनकर रहने लगा। ये देख दोनों पति पत्नी को बहुत बड़ा झटका लगा। शर्मिला जी बहुत दुखी हुई। दोनों बेटे अपने माँ बाप को अकेला छोड़कर अलग अलग रहने लगे थे। अब दोनों पति पत्नी घर में अकेले रहते थे। दोनों बेटों के दूर जाने के गम में किशोर जी ज़्यादातर बीमार रहने लगे और एक दिन किशोर जी को दिल का दौरा पड़ा और उनकी अकस्मात मृत्यु हो गई। अब शर्मिला जी पूरी तरह टूट गई थी। उनकी मृत्यु पर शर्मिला जी फूट फूट कर रोने लगी। दोनों बेटे अपने पिता की मृत्यु पर घर आए और सारे क्रियाक्रम हुए। एक दिन बड़ा बेटा अपनी माँ से बोला, माँ अब आपका यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं है, हमारे साथ हमारे घर चलिए। अब बुढ़ापे में आपसे ज़्यादा काम भी नहीं हो पाता। हाँ माँ, भैया सही कह रहे हैं। माँ आपका अकेले गांव में रहना सही नहीं है। अपने बेटों की बात सुनकर शर्मिला जी भी अपने बेटों के साथ रहने को तैयार हो गईं। उन्होंने एक बक्से में अपने कुछ कपड़े रखे और अपने पति की तस्वीर रख अपने बड़े बेटे के साथ उसके घर आ गई। उनकी बहू रूपा कुछ दिन अच्छी बहू बनकर रही, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया। शर्मिला जी चुप रहती थी, सोचती कि अगर कुछ बोलेंगी तो बहू को बुरा लगेगा और बिना मतलब घर में बात बढ़ेगी। एक दिन शर्मिला जी ने जैसे ही अपने पोते को गोद में लिया, रूपा ने झट से बच्चा उनसे छीन लिया और बोली, मम्मी जी इतनी तो समझ होनी चाहिए कि बाहर से आकर बच्चों को हाथ ना लगाएं, लेकिन आपकी समझ में आता ही नहीं है। शर्मिला जी अपने पोते को खिलाने के लिए भी तरस जाती थी। शर्मिला जी वहाँ रहकर खुश नहीं थी। उनके बेटे बहू के पास उनके लिए बिल्कुल वक्त नहीं था। बहू बेटों की अपनी अलग ही दुनिया थी, अपना अलग ही परिवार था और वह उस परिवार में नहीं आती थी। दिन भर घर में बैठकर ऊब जाती थी। एक दिन अपने बेटे रोहन से बोली, बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो रोहन चिल्लाकर बोला, माँ आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे आपकी रामायण सुनने का मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, और अपनी माँ का हाथ झटक कर ऑफिस चला गया। थोड़ी देर में शर्मिला जी की बहू आई और बोली, मिल गई शांति। घर से बाहर निकलते समय ही अपनी मनुष्य शक्ल सामने लेकर आ जाती हैं। बहू की बातें सुनकर शर्मिला जी बहुत दुखी होती हैं और अपने कमरे में चली जाती हैं। शाम को रोहन घर आता है तो रूपा बोलती है,
कि क्या आपकी माँ को रखने का ठेका सिर्फ हमने ले रखा है? देवर देवरानी तो बड़े आराम से रहते हैं और हम यहाँ इनकी सेवा पानी में लगे रहें बस। अब बहुत हुआ, आप अपने छोटे भाई से बात कीजिए कि वह भी इन्हें अपने पास रखे। रोहन अपने छोटे भाई विपुल को घर पर बुलाता है। दोनों भाई आपस में बात करते हैं और दोनों 6-6 महीने अपनी माँ को रखने को तैयार हो जाते हैं। विपुल अपनी माँ को अपने साथ ले जाता है। विपुल की पत्नी रानी अपनी सास को अचानक देख नाक चढ़ा लेती है। उसको अपनी सास का यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन विपुल बोला, माँ हम पार्टी में जा रहे हैं, बाहर ही खाना खा कर आएंगे, आप अपने लिए खाना बना लीजिएगा। और शर्मिला जी को छोड़कर पार्टी में चले गए। अगली सुबह जब शर्मिला जी उठी तो बहू रानी विपुल पर जोर जोर से चिल्ला रही थी। शर्मिला जी उनके कमरे की तरफ बढ़ी तो उन्होंने सुना कि रानी बहुत गुस्से में थी और विपुल से बोल रही थी कि उसका मंगलसूत्र नहीं मिल रहा है, जरूर तुम्हारी माँ ने चुराया होगा। रात में वैसे भी घर पे वो ही अकेली थी तो सोचा हाथ साफ कर लूं। शर्मिला जी ये सुनकर हैरान हो जाती हैं कि उनके बेटे बहू उन्हें चोर समझते हैं। अपनी माँ को वहाँ देखकर रोहन बोलता है, माँ क्या आपने रानी का मंगलसूत्र चुराया है? अरे आप उसे चुरा कर क्या करेंगी, पहन तो पाएंगी नहीं। माँ मैं आपसे आखिरी बार पूछता हूँ, क्या आपने रानी का मंगलसूत्र चुराया है? अगर आपके पास है तो आप दे दीजिए, वरना मुझे मजबूरन पुलिस बुलवानी पड़ेगी। तभी रानी बोलती है, मैं तुम्हारी चोर माँ को यहाँ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती, अभी की अभी इन्हें यहाँ से बाहर निकालो। आज मंगलसूत्र चुराया है, कल को कुछ और चुराएंगी। ना बाबा ना। शर्मिला जी को उनकी बातें तीर की तरह चुभ रही थी और उनकी आंखों से ये सोचकर आंसू की धारा बहने लगी कि उनके बेटे बहू उनके बारे में कितना गलत सोचते हैं। तभी रानी की नौकरानी वहां आती है और बोलती है, मैम साहब ये आपका मंगलसूत्र बाल्टी में पड़ा हुआ था, मैंने पोछे के लिए पानी लिया तब देखा, और मंगलसूत्र देकर चली जाती है। तभी विपुल अपनी माँ से कुछ कहना चाहता है, इतने में ही शर्मिला जी उसके गाल पर जोरदार चांटा जड़ देती हैं और बोलती हैं, तुझे अपनी माँ को चोर कहते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? अरे लोग जिस घर में रहते हैं उसे भी गलत नहीं बोलते। तू तो 9 महीने मेरी कोख में रहा है, फिर भी मुझे जो तेरे मुंह में आया बोल दिया। इतने में उनकी बहू रानी बोलती है, आपने मेरे पति को चांटा मारा, आपकी हिम्मत कैसे हुई उन पर हाथ उठाने की? तभी शर्मिला जी एक चांटा रानी के गाल पर भी जड़ देती हैं। रानी एक चांटे में ही सोफे पर जा गिरती है और अपने गाल को सहलाने लगती है। तभी उनके दरवाजे की घंटी बजती है। नौकरानी दरवाजा खोलती है तो रोहन और रूपा होते हैं। वो अंदर आते हैं तो देखते हैं उनकी माँ विपुल से बोल रही थी कि अब यहाँ नहीं रहना चाहती, अपने गांव जाना चाहती हैं। तभी रोहन बोलता है, माँ आप ये क्या बोल रही हो, अब आप उस घर को भूल ही जाओ। इतने दिनों से मैं उसी काम में लगा हुआ हूँ, हमने पेपर्स तैयार करवा लिए हैं, बस आप अपने हस्ताक्षर कर दो, हम उसे बेच देंगे और उन पैसों को दोनों भाई रख लेंगे। आखिर इतने दिनों से आपका खर्चा चला रहे हैं। रोहन के मुंह से ये सब सुनकर शर्मिला जी जहर के गड़वे घूंट पी कर रह गई। रोहन बोला, बस आपको हस्ताक्षर ही तो करने हैं, पता नहीं पापा आपको ये सब जायदाद क्यों सौंप गए, आखिर आपके बाद भी तो ये सब हमें ही तो मिलनी है, बेकार ही इतनी औपचारिकता करनी पड़ी है। मैं इन कागजों पर हस्ताक्षर नहीं करूंगी, ये मेरी जायदाद है, मेरा घर है और मैं तुम दोनों को ये देना नहीं चाहती। तुम्हारे पापा सही बोलते थे कि बुढ़ापे से बड़ी कोई बीमारी नहीं होती,
वो तुम दोनों को पहचान गए थे, लेकिन मेरी आंखों पर ममता की पट्टी बंधी हुई थी जो मैंने उनकी बात नहीं मानी। लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मैं अपने घर में रह लूँगी और उसे वृद्धाश्रम बनाऊंगी, जहाँ मुझ जैसे बेसहारा लोगों को सहारा मिलेगा, जहाँ वो लोग खुलकर जी पाएंगे, अपनी तरह से रह पाएंगे। बुढ़ापे में तुम जैसे बेटे से जो मानसिक प्रताड़ना मिलती है वो असहनीय होती है। मुझे तो अपने बेटों पर बहुत नाज था। मैं तो तुम्हें हीरा समझती थी, लेकिन मैं गलत थी। अरे तुम दोनों ने अपनी ही माँ को 6-6 महीने किश्तों में बांट दिया, ये भी ना सोचा कि मैं क्या चाहती हूँ। तुमने तो मुझे चोर समझ लिया। जब तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे तब तुम्हें पता चलेगा। मैंने अपने कुछ परिचितों से बात भी कर ली है। हम सब मिलकर वहीं एक साथ रहेंगे, अपना बुढ़ापा बिता लेंगे। तुम दोनों के साथ रहकर रोज अपमान सहने से अच्छा है कि 2 सूखी रोटी खाने को मिल जाए। ये सब करना आसान नहीं होगा, लेकिन असंभव भी नहीं है। शर्मिला जी ने अपना सामान बांधा और अपने बेटे का घर छोड़ दिया। दोनों बच्चे माफ़ी मांगते रहे क्योंकि उनके हाथ से जायदाद निकल रही थी। तुम दोनों अपना परिवार संभालो, मेरा गुजारे लायक तुम्हारे पापा छोड़ कर गए हैं। शर्मिला जी अपने लक्ष्य की ओर चल दी। अपने घर पहुंचकर उन्होंने अपने घर को हरिशंकर वृद्धाश्रम नाम दिया। उसमें धीरे धीरे करके काफ़ी लोग आने लगे। लोग आकर कई तरह से मदद करने लगे। अब शर्मिला जी के वृद्धाश्रम को कई सामाजिक संस्थाओं ने आर्थिक सहयोग किया। शर्मिला जी ने अपने साथ ही कई जरूरतमंदों को सहारा दिया। दोस्तों, जिन बच्चों को माता पिता पाल कर बड़ा करते हैं, उनकी परवरिश के लिए अपनी पूरी कमाई लगा देते हैं, वही बच्चे बुढ़ापे में अपने माता पिता को बोझ समझने लगते हैं और उन्हें बुरा भला बोलते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि कल को उन्हें भी बुढ़ापा आएगा। अगर उनके बच्चे उनके साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे तो उन्हें कैसा लगेगा। इस कहानी को अंत तक पढ़ने के लिए धन्यवाद। शर्मिला जी का फैसला आपको कैसा लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।